गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आज भी हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो है वो 30वां अपना ये क्वेश्चन पेपर है, बराबर ना। ओके, मैं आपको लगभग 80 तक, लगभग 70-80 जो है मैं आपको जो है वो पेपर सेट करवाऊंगा। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बार बार रिपीट भी होते हैं। तो जो बार बार रिपीट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये समझो कि वो क्वेश्चंस जो है बहुत बार जो है, जो मैं ये एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये किसी न किसी एग्जाम में जो है वो पूछे हुए क्वेश्चंस है। जरूरी नहीं कि आर्मी में पूछे हुए, 10+2 से लेवल तक के सारे एग्जाम है, वहां से ये एक एक क्वेश्चन जो है ये 75 में से उठाए गए हैं, बराबर ना। तो ध्यान में रखना और अच्छे से पढ़ो, बराबर। ओके, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। जिराफ की गर्दन का लंबा होना समझाया मेडल ने, अरस्तु ने, लेमार्क ने या डार्विन ने। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा। सौरभ नेगी, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद। ओके, किशन सिंह, जय श्री कृष्णा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, 2 मिनट हम लोग वेट कर लेंगे। आ जाओ भाई, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ। अचल सिंह, ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना समझाया, किसने समझाया। मेडल ने, अरस्तु ने या लेमार्क ने या डार्विन ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और इसका आंसर हम लोग बड़ी आसानी से दे सकते हैं। लेमार्क, डार्विन और लेमार्क, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। डार्विन ने जो है वो सामान्यतः एक पुस्तक दी थी जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन, आई बात समझ में ना। और लेमार्क ने यह बताया था कि जिराफ की गर्दन का लंबा, यानी जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी कैसे हुई, आई बात समझ में। पहले जिराफ छोटा था, उसके बाद ये बड़ा हुआ, फिर इस प्रकार से इसकी गर्दन बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि पहले घास छोटी थी इसलिए इसकी गर्दन जो है वो छोटी थी, फिर घास जो है खत्म होने लगी, फिर पेड़ों पे लगने लगे, फिर ऊंचे ऊंचे पेड़ होने लगे, इस प्रकार से इसकी गर्दन भी जो है वो ऊंची होने लगी। तो इस लेमार्क ने बताया कि जिस अंग का हम लोग जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे, वो अंग जो है उतना ही ज़्यादा जो है वो बड़ा होता जाएगा या प्रगतिशील करेगा। आई बात समझ में ना, ये चीज़ है, ये लेमार्क ने बताया था, बराबर ना। ओके, तभी तो जो लेमार्क की जो अपवाद स्वरूप बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे सभी हिंदू जो होते हैं, तभी इसके अपवाद बहुत सारे मिलते हैं कि सभी हिंदू जो है वो कान जो है वो कान में छेद करते हैं। तो हिंदू की आने वाली संतानें जो है वो मतलब उनमें जो है कान जो है वो छेद क्यों नहीं हुए होते हैं। सभी महिलाएं जो होती हैं हिंदुओं की, वो सारी नाक में छेद करती है। तो आने वाली जो बच्चियाँ, आने वाली जो संतान या होने वाली जो संतान है, उनमें छेद क्यों नहीं होता है। तो ये इस लेमार्क का अपवाद था। इसने कहा हम लोग इस अंग का यूज करते हैं, इस नाक का यूज, इस कान का यूज, तो ये हम लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, बराबर ना। तो ये कुछ अपवाद थे इसके। ओके, यस। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर जो है वो सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान का जनक है न्यूटन, थियोफ्रास्टस, अरस्तु एंड डार्विन। जीव विज्ञान का जनक जो है वो कौन है। तो जल्दी से आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों, जीव विज्ञान का जनक जो है वो कौन है। ओके, तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो कौन है, ये अरस्तु है, बराबर ना। तो थियोफ्रास्टस है या न्यूटन है या अरस्तु है या डार्विन है। ये कल भी आया था या परसों आया था शायद ये क्वेश्चंस, बराबर ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चंस का आंसर दो। सौरभ नेगी, अनिल, ओके, भूमाराम, ओमेश चौधरी, अंचल सिंह, अनिल, चलो ठीक है। यानी कि दूसरे में जो है वो क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, सी आंसर, ठीक है, यानी कि अरस्तु। तो सीधी सी बात है, जीव विज्ञान का जनक प्लस प्राणी विज्ञान का जनक। प्राणी विज्ञान का भी जनक जो है वो अपने पास में कौन हो जाता है, तो अपने अरस्तु हो जाता है। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसका जनक भी जो है
वो अपने कौन है, तो अपना थियोफ्रेस्टस है। न्यूटन जो है वो भौतिक विज्ञान का जनक है, भौतिक विज्ञान। आई बात समझ में? तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है, राइट। यस, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? ओके, कोशिका का जीवित अंश यानी जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य थे, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से? तो जल्दी से बताओ किसका बना होता है, बराबर ना। तो कोशिका का जीवित अंश यानी कि जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म यह किससे बना होता है? तो जल्दी से बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दो। थर्ड का आंसर भेजो भाई, डी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, शाबाश। कोशिका का जीवित अंश यानी कि जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, शाबाश। ओके, डी आंसर आ रहा है भाई, डी आंसर आ रहा है ना। तीसरे में किशन सिंह, डी दे रहे हो कि बी दे रहे हो, पहले कंफर्म कर लो, ठीक है ना। कोशिका, अच्छा, तो आपका आंसर बी भी आ सकता है, कोई बात नहीं, हो भी सकता है। हाँ जी, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कोशिका का जीवित अंश यानी कि जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवद्रव्य ये सेल्स है, और इस सेल्स के ये मध्य में क्या होता है? केंद्रक है। और ये जैसे कि हमारा ये गोल्जिकाए वगैरह है, ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अंतःपर्दवीय जालिका है जो केंद्र के चारों तरफ इस प्रकार से, आई बात समझ में ना, यूं। और ये हमारा हो गया राइबोसोम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ से, कहाँ से? अपने ये केंद्रक झिल्ली से लेकर के अपनी कोशिका झिल्ली तक, ये बीच का जो मैदान है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और अंदर वाले का जो केंद्रक है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और ये दूसरे गोल्जिकाए वगैरह वगैरह, ये केंद्रक वगैरह, ये सारे के सारे केंद्रक के अलावा जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, हृदय, अंतःपर्दवीय जालिका, राइबोसोम, ये जो कोशिका द्रव्य में जो सब है इसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, मतलब कोशिका धन अंग, यानी ये सारे कोशिका के अंग ही तो है। आई बात समझ में ना। तो क्वेश्चन है कि कोशिका का जीव द्रव्य जो है यह कहलाते किससे बना होता है? तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे दीवारियों, कोशिका द्रव्य ये इसके बीच वाला पार्ट होता है, ये पूरा कोशिका द्रव्य, जी हाँ। केंद्रक द्रव्य, जी हाँ, अंदर वाले पार्ट केंद्रक द्रव्य। अन्य कोशिकांग, ये गोल्जिकाए, ये सभी, जी हाँ, बिल्कुल। आई बात समझ में? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य और अंदर वाला केंद्रक द्रव्य, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, ये कहाँ जाएगा? आई बात समझ में? तो ये जो है डी नंबर जो ऑप्शन है बहुत अच्छा है, बराबर। चलो भाई आगे चलते हैं, यानी राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव, ठीक है ना, होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परमाणु के जो है वो मूलभूत अवयव कितने हैं? परमाणु में 3 होते हैं मूलभूत अवयव, आई बात समझ में ना। परमाणु जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। बहुत अच्छा, ठीक है, सबका आंसर बी आ रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा एकदम सही है, बराबर ना। आयंस नहीं है, राइट है ना, ये भी आयंस यहाँ पर नहीं, न्यूट्रियो नॉन्स नहीं होता है, बराबर ना, ये चीज़। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बराबर। यस, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4,
आई बात समझ, जिसे हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, बराबर ना। तो जल्दी से आंसर दो क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, जल्दी से आंसर दो क्या होगा भाई, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, पोटेशियम परमैंगनेट, 5वें में ए आंसर आ रहा है, KMnO4, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, KMnO4 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। इसे हम लोग जो है वो लाल दवा के नाम से भी जानते हैं और इसका उपयोग हम लोग जो है वो पानी के शुद्धिकरण में भी करते हैं। ओके, शुद्धिकरण के, पानी के शुद्धिकरण की यह एक प्रकार की रासायनिक विधि है, बराबर ना। यस, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6, जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण का नाम है। जल में अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता नहीं बल्कि अस्थायी कठोरता। ओके, आपको पता होगा कि जल में अस्थायी कठोरता जो है वो किसके कारण होती है, जल्दी से आंसर दो। जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर भेजो। बहुत अच्छा, अरे ए भी दे रहे हो और बी भी दे रहे हो। मैग्नीशियम 9, तो प्यारे विद्यार्थी इसका जो आंसर होगा वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यस, तो ध्यान में रखना, सभी का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उत्प्लावता का सिद्धांत किसने दिया। उत्प्लावता का सिद्धांत, न्यूटन, राइटर ब्रदर्स, गैलीलियो या आर्किमिडीज। उत्प्लावता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया, राइटर ब्रदर्स ने दिया, गैलीलियो ने दिया या आर्किमिडीज ने दिया, किसने दिया, जल्दी से बताओ भाई। आपको बताइए है, बिल्कुल सही है। ओके, उत्प्लावन से संबंधित जब भी कोई न्यूम्स आता है या तैरने से संबंधित तब हम लोग क्या नाम देते हैं, बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा यार, सबका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, यानी कि आर्किमिडीज। ओके, आर्किमिडीज इसका आंसर होगा। उत्प्लावन से संबंधित सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज ने दिए, बराबर। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न तरंग निर्वात में से गुजर सकती है। कौन सी तरंग जो है वो निर्वात में से गुजर सकती है, ध्वनि तरंग, कंपन तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या उक्त एक भी नहीं। जल्दी से आंसर दो, कौन सी तरंग होगी, निम्न में से कौन सी तरंग निर्वात में से भी गुजर सकती है। निर्वात का मतलब आप लोग जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, वैक्यूम। आई बात समझ में ना। ओके, जहां पर कुछ भी नहीं है, वायुदाब वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही कोई धूल मिट्टी के कण वगैरह है, बराबर ना, एकदम निर्वात है। ओके, तो निम्न में कौन सी तरंग जो है वो निर्वात में से गुजर सकती है, ध्वनि तरंग, कंपन तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या एक भी नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का आंसर, सी नंबर ऑप्शन, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ध्वनि तरंग तो आपको पता ही है कि निर्वात में से गुजर नहीं सकती, कंपन को ही तो हम लोग साउंड बोलते हैं, यानी ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, हमारा जो आंसर जो है वो कौन सा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। ओके, तो आगे चले हम लोग, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, ओके, मैग्नेटिक वेव। चलो भाई आगे चलते हैं,
निकट दृष्टि दोष मायोपिया रोग का संबंध किससे है? मायोपिया, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तु जो है वो दिखाई देती है और दूर की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है, बराबर ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में मायोपिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में उसे जो है मायोपिया भी कहते हैं, बराबर ना। यहाँ से मैं आपके ये जो है ये वाला बस अब सही है। मायोपिया, मायोपिया रोग का संबंध किससे? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया का संबंध जो है वो किससे है? क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष। यस, ओके, जल्दी से आंसर दो भाई। निकट दृष्टि दोष, सीधी सी बात है भाई, ये किससे संबंधित है? बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। डी यानी कि आंख से संबंधित है, बराबर ना। ये फेफड़ा, मस्तिष्क, कान ये तो है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, मायोपिया जिसमें हम लोग जो है वो सामान्यतः क्या करते हैं? मायोपिया में निकट की वस्तु जो है वो दिखाई देती है, दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, इस लेंस के लिए, इस रोग के निवारण के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का यूज करते हैं, बराबर ना। यस, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा जो है वह कौन सी गैस है जिसके कारण चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, बराबर। तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? वह कौन सी गैस है जिसके कारण चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है? वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चूने का पानी जो है वो, चूने के पानी को दूधिया करने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस जो है CO2 गैस जो है वो चूने के पानी को जो है वो दूधिया कर देती है। जैसे कि अगर मैं यह कहूँ, जैसे कि चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, आई बात समझ में ना। और इसमें जब हम लोग चूने में हम लोग ये डालते हैं अपने पानी, तो आपको पता है इसमें से गैस जो निकलती है वो CO2 निकलती है, और इसके पश्चात ये CaOH और 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक प्रकार का दूधिया होता है। ओके, तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 है हमारी, बराबर ना। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा जो है क्वेश्चन जो है 11 नंबर, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। ओके, मतलब कि यूरेनियम के विखंडन के दौरान वो बना रहना बेहद जरूरी है। इनमें से कौन सा जो है जो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना, अगर ये नहीं होगा तो इसमें यूरेनियम में विखंडन भी नहीं होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बस क्वेश्चन को इसने बड़ा बना दिया, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जो है अभी राइट आंसर ही दोगे जहाँ तक मुझे पता है। जल्दी से 11वें का आंसर जो है आया है न्यूट्रॉन, सी आंसर है। ओके, क्या बात है भाई, सही बात है, 11वें का सी आंसर, जिसका बना रहना बेहद जरूरी। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। कौन सा भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या होगा?
11वें में, अरे सी कैसे आंसर दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर है उस कण का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों जो है ओके, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इन दोनों का होना बेहद जरूरी होता है। आई बात समझ में ना? ओके, और इन दोनों में भी अगर मैं देखूं तो प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन जो है इसका होना बेहद जरूरी है। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ये चीज ध्यान में रखने वाली है, बराबर ना? ओके, यस अनिल, बी, अच्छा डी आंसर पॉजिट्रॉन। हाँ जी बिल्कुल, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, बराबर ना? यस, ए एंड डी, यस बहुत अच्छा शिवम कुमार, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ई प्लस ये, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जाता है अपने, आपको पता है एक नाभिक होता है, एक परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है और ये इलेक्ट्रॉन ही अपने कक्ष में जब इस प्रकार से गिर जाता है तब इसे हम लोग ई प्लस आता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। यानी इससे जो है इसका निर्माण हो रहा है, बराबर ना? यानी इलेक्ट्रॉन का होना बेहद जरूरी है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा जो अगला है, क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? एल्यूमिनियम से मिश्रित यूरेनियम, एक विशेष समस्थानिकों के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, सभी अपद्रव्यों से मुक्त यूरेनियम, विकिरणों से अभिक्रियत यूरेनियम। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, बराबर ना? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो जल्दी से। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? ट्वेल्थ में जो है वो बी आंसर दे रहे हैं शिवम कुमार, बहुत अच्छा, आर्मी लवर बी, बहुत अच्छा, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम के मिश्रित यूरेनियम जी नहीं, कोई जरूरी नहीं। सभी अपद्रव्यों से मुक्त यूरेनियम नहीं, विकिरणों से अभी जी नहीं, एक विशिष्ट समस्थानिकों के उच्च प्रतिशत, अरे यूरेनियम के 3 समस्थानिक है, 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238, ये है। आई बात समझ? जिनमें से इस यूरेनियम का उपयोग हम लोग इस में करते हैं, बराबर ना? तो यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि समस्थानिकों के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, राइट? यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या एल्यूमिनियम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दो, क्या होगा? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो प्रयोग में लाया जाता है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो, क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या होगा? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? बी आंसर आ रहा है सबका, बहुत अच्छा, शाबाश, यानी कि पोटेशियम, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि एनपीके में सबसे अच्छा है पोटेशियम, बराबर ना? बहुत अच्छा। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है सबसे ज्यादा? बहुत अच्छा, एन, पी और के, ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व है। टोटली जो पोषक तत्व जो होते हैं वो 16 होते हैं, ये मैं आगे बता दूंगा, बराबर। 14 की तरफ चलते हैं हम लोग।
लास्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? ओके, तीखा स्वाद कह दो या तिक्त स्वाद बराबर ना, किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड यानी सिरके में जो होता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सीधी सी बात है। तो जल्दी से आंसर दो भाई, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो। सिरके का तीखा जो है स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड, ओके। जय हिंद, साहिल वर्मा, शिवम कुमार 14 में सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। MS चौधरी चौटन, साहिल, कालू, MR, ओके, बहुत अच्छा, शबाश। साहिल वर्मा, भूमाराम, बहुत अच्छा। MS चौधरी चौटन, शिवम कुमार, ओके, चलो ठीक है, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिरके का जो स्वाद जो होता है, आपको पता है सिरके में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है, ओके, CH3COOH, ओके, एसिटिक एसिड यानी सिरके में जो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, इसके कारण ही इसका स्वाद जो होता है वो तीखा होता है, बराबर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और आज की क्लास का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है क्या है? कुछ समय के बाद अप्रभावित हो जाते हैं, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी, इसकी अधिकता लागत। तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रकृति में जो है वो सरलता से जो है वो निम्नीकरण नहीं होते हैं, ओके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अपने जो 15 क्वेश्चंस है वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, बराबर। तो यहाँ से अपने आज के जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो आप अपनी क्लास जो है वो रेगुलर देखते रहिए, ओके। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।